वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। हम लोगों का आज जो थीम है वह क्लास 10th बायोलॉजी फोर्थ लेसन जो उत्सर्जन है। इनसे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान को इधर उधर ना भटकाते हुए हमारे वीडियो को आराम से देखिए और सारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी फिर भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में करेंगे, मतलब भेजेंगे, तो हम उनको फिर से समझाने की प्रयास करेंगे। चलते हैं हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या कहता है। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हमारा है नंबर 1, कहता है कृत्रिम वृक्क क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कृत्रिम वृक्क क्या है। तो हमने पढ़ा था कि देखिए हमारे जो वृक्क हैं वह क्या करता है। हमारे जो वृक्क हैं जब अपना वृक्क काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा अपना वृक्क काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हम एक ऐसे अत्यंत आधुनिक मशीन का उपयोग करते हैं जो हमारा वृक्क का काम करता है। इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम वृक्क। समझिए, कोई धनाढ़ आदमी, अमीर आदमी हो, खूब कारोबारी आदमी हो, नहीं, और अचानक उनको ना अपना वृक्क खराब हो गया, उत्सर्जन की क्रिया खत्म हो गई, नहीं, अब उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही है, तो हो सकता है उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ जम जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर, हमारी जो टीमें हैं, वैज्ञानिक जो भी लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि आखिर उन लोगों को कुछ समय तक जिंदा रखा जाए, जब तक उनको वृक्क का ट्रांसप्लांट ना हो जाए तब तक उनको जिंदा रखा जाए। तो जिंदा रखा कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक अत्याधुनिक मशीन बनाया गया, उसको कहते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क। क्या कहते हैं हम लोग, समझ गए। अब कहता है ये काम कैसे करता है, समझिएगा। पहला तो समझ गए कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, कि जब मनुष्य का अपना वृक्क काम करना बंद कर देती है तो उत्सर्जन की क्रिया कराने के लिए, उत्सर्जन की क्रिया को कराने के लिए एक अत्याधुनिक मशीन द्वारा इस कार्य को संपादित कराया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क। अब ये काम कैसे करता है समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे ये हाथ है, बाजू है, ये हमारी क्या है, बाजू है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग, ये हमारी क्या है, बाजू है, और इसमें ये हमारी भेन है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब क्या किया जाता है समझिए, इसमें पहले एक नस से, यानी इसको धमनी कह सकते हैं, धमनी से एक नली को जोड़ दिया जाता है। धमनी से एक नली को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है सुई के माध्यम से। क्लियर। अब जब जोड़ा गया तो यहां पर एक रहता है दाब मापक, जो रक्त के दाब को मापता है, रक्त के दाब को मापता है। इसमें पंप लगी रहती है, पंप जो रक्त को खींचता भी है और उसके दाब को मापता है। क्लियर, कि अभी इसके टेम्परेचर कितने हैं और इसके दाब कितने हैं। और इस रक्त को लाया जाता है, एक डब्बा जैसी संरचना होती है, एक डब्बा जैसी क्या होती है, संरचना, इसका नाम होता है डायलाइजर। क्या होता है, डायलाइजर। क्या नाम रहती है। अब रक्त को कहाँ लाया गया, डायलाइजर में। इसके अंदर एक द्रव होती है, इसको कहते हैं डायलाइजर फ्लूइड। डायलाइजर फ्लूइड याद रखेंगे, क्या नाम है, सुनिएगा, लिखने की छोड़िए, डायलाइजर फ्लूइड है ना। अब इसके अंदर एक सेलोफेन शीट की नली लटकी रहती है। जैसे ही रक्त इसमें आता है ना, तो रक्त में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है इसमें छन जाता है, छन गया, और जो हानिकारक पदार्थ है इस नली से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, नली से बाहर निकाल दिया, और जो बच गया पुनः उसको शुद्ध को ये ले जाया गया और उसको 0 डिग्री ताप तक ठंडा किया जाता है। कहां तक, 0 डिग्री ताप तक, यहां ठंडा हो गया। अब इसको फिर उसी ताप पर और दाब पर दूसरे सिरा में, यहां निकाले थे किसमें से, धमनी से। कहां से निकाले थे हम इसको, धमनी से। अब भेजेंगे कहां, फिर से हम सिरा से, और दूसरे सिरा से इसको हम भेज देते हैं। देख रहे हैं ना, तो सफाई का काम ऐसे होता है। हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए हमारी क्या है, ये बाजू है यानी हाथ है। इसके एक धमनी से एक नीडल द्वारा लगा करके पाइप के माध्यम से रक्त को निकाला जाए। निकालने के लिए वहां पंप लगी रहती है, जो पंप चलती रहती है तो रक्त बाहर निकलती रहती है। ठीक है, रक्त जैसे आती है उसके दाब और ताप को माप लिया जाता है कि कितना उसमें दाब है और कितना उसमें ताप है, और फिर उसको ले जाया जाता है कहाँ, एक डब्बे जैसी संरचना है, उसका नाम होता है डायलाइजर।
डायलाइजर के अंदर एक द्रव होती है डायलाइसिस फ्लूइड, और डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर एक सेलोफेन शीट लटकी रहती है जो साफ करने का काम करती है। और रक्त में जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं यानी यूरिया, यूरिक अम्ल और जो भी चीज हैं उसको क्या करता है, उसको बाहर कर देता है। उसको क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है। और शुद्ध रक्त को यानी ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा जो छन गया उसको वापस रक्त में भेजने का काम करती है। अब यहाँ से जब वह लाएगी तो पहले इसको 0 डिग्री ताप तक ठंडा रखेगी और फिर उसको क्या करेगी, उसी ताप पर, क्योंकि तापमान कम आना नहीं चाहिए, तो जितना टेम्परेचर पर वो निकाला था उतने टेम्परेचर पर फिर उसको बना करके और तब उसको सीरा में भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारा कृत्रिम वृक्क काम करता है। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, और ऐसे विशेष के लिए आप फिर से इसको वीडियो को रोटेट करके डबल करके, नहीं होता है तो उनको धीरे धीरे देख करके समझिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, वीडियो को रोक रोक करके समझिए, जहां पर समझ नहीं आता है फिर से बैक कीजिए, फिर से समझिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मनुष्य के वृक्क और उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा तो वृक्क है ही, इसके अलावे अन्य उत्सर्जी अंग भी हमारा काम करता है। और वो कैसे करता है समझिएगा। देखिए ये हमारा मानव बॉडी है, ये हमारा क्या है, मानव बॉडी है। क्लियर है, समझ रहे हैं, ये हमारा मानव बॉडी। और यहाँ हमारे जो पेट है ना, इसके बाईं पक्ष में और दाईं पक्ष में दो छोटे छोटे सीम के बीज की संरचना की तरह दिखाई देती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्या हमारा हो गया, ब्रिक। लिखेंगे, ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा समझने में आपको। लिखेंगे, प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनुष्य के ब्रिक, तो लिखेंगे मानव शरीर में पेट में बाईं ओर और दाईं ओर दो लगभग 10 सीएम लंबा, 4 से 5 सीएम चौड़ा और 3.5 से 4 सीएम मोटा एक मांसल गुद्देदार संरचना होती है, जो देखने से कैसा लगेगा आपको, सीम के बीज की तरह। इसे कहते हैं हम लोग ब्रिक या किडनी। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए अंग भी रहते हैं, केवल उत्सर्जन का काम ये नहीं करता, इनसे जुड़े और अंग रहते हैं जिनमें होता है, ये तो आप समझ गए क्या है, ये ब्रिक है। ये क्या हमारा, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं हम लोग, मूत्र वाहिनी, याद रखेंगे। क्लियर है, इसके अलावे आप जो देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। और इससे एक नली बाहर निकली रहती है, इसको कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं हम लोग, मूत्र मार्ग। एनी प्रॉब्लम। अब समझिए, ये तो हमारा प्रमुख अंग हुए जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है। अब आपसे पूछ रहा है कि उत्सर्जन संबंधी अंगों का वर्णन, तो वर्णन सबका करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए परीक्षा में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप शुरू कहां से कीजिएगा, लिखिएगा मानव शरीर यानी मनुष्य के शरीर में पेट में बाईं ओर और दाईं ओर लगभग सीम के बीज की तरह 10 सीएम लंबी, 4 से 5 से 6 सीएम चौड़ी और 3.5 से 4 सीएम मोटी एक गुद्देदार संरचना होती है जिसे ब्रिक या किडनी कहते हैं। इससे दो नली निकली होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। इससे दो पतली नली निकली रहती है दोनों ओर एक एक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी का एक सिरा जो है एक पतली थैली नुमा संरचना से जुड़ती है, उसको कहते हैं मूत्राशय। मूत्रवाहिनी का एक सिरा कहाँ जुड़ती है, पतली थैली नुमा संरचना जिसे कहते हैं मूत्राशय, जहां मूत्र जमा होती है। और यहां से एक नली जैसी संरचना निकली होती है जो हमारे शरीर के बाहर अंगों पर निकलती है, शरीर से बाहर खुलती है, इसको कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग, जिससे हम लोग मूत्र को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये थे हमारे ब्रिक और उनसे संबंधित उत्सर्जी अंग। आगे हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तीसरा हमारा है ब्रिक की आंतरिक संरचना का वर्णन। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, ब्रिक की आंतरिक संरचना। ऐसे हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ब्रिक का हमने फोटो दिखाया भी था, आपको समझाया भी था वहां पर, इसीलिए सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ब्रिक क्या है, तो ब्रिक एक पिरामिड जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, सीम के बीज की तरह। कैसी दिखाई पड़ती है, सीम की बीज ऐसे रहता है, याद रखेंगे। बीज, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा ज्यादा हो गया है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये संरचना है। ब्रिक क्या है, वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस सारे लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगा ऐसे में, तो हम चलते हैं फिर से बनाते हैं। क्लियर, देखिए ब्रिक कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसे सीम के बीज की तरह। किसी को दिक्कत हो गया, ऐसे अगर चित्र देखना हो तो आप हमारे
जो चैप्टर का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे ऑलवेज न्यू, वहां मिल जाएंगे आपको, ऑलवेज न्यू 142 पर। चलिए बीज कैसा, सिम सॉरी ब्रिक कैसा दिखाई पड़ेगा, तो सीम के बीज की तरह ब्रिक कैसा दिखाई पड़ेगा, सीम के बीज। ठीक है, अब ये क्या है, गुद्देदार मांसल संरचना है। इसके बाहरी भाग को कहते हैं हम लोग प्रांतस्थ। इसके बाहरी भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रांतस्थ, प्रांत अस्थ भाग। कोई दिक्कत? ब्रिक एक मांसल गुद्देदार संरचना होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 cm। लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, 5 से 6 cm, और मोटाई इसकी कितनी होती है, 3.5 से 4 cm। किसी को दिक्कत हो गया? लिखेंगे मानव ब्रिक मांसल गुद्देदार संरचना होती है जो सीम के बीज की तरह दिखाई देती है, जिसकी लंबाई 10 cm, चौड़ाई 5 से 6 cm और मोटाई 2.5 से 4 cm। ये बाहरी झिल्ली से यानी दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, तो बाहरी घेरा को कहते हैं प्रांतस्थ और भीतरी घेरा को कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ भाग। ठीक है, बाहरी घेरा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रांतस्थ भाग, और भीतरी घेरा को कहेंगे अंतस्थ भाग। इसके भीतर लगभग 15 से 16, इसके भीतर लगभग 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना बनी रहती है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रिक शंकु। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिक शंकु। लिखेंगे प्रत्येक ब्रिक के अंदर लगभग भीतर भाग में एक शंकु जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं ब्रिक शंकु। शंकु जैसी संरचना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिक शंकु। ठीक है, और इस ब्रिक शंकु के भीतर नली जैसी कुंडलित संरचना होती है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। किसी को दिक्कत? तो हाँ, जब परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लिखेंगे मानव शरीर में ब्रिक गुद्देदार सीम के बीज की तरह एक संरचना होती है जिसकी लंबाई 10 cm, चौड़ाई 5 से 6 cm, मोटाई 3.5 से 4 cm होती है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बाहरी झिल्ली को कहते हैं प्रांतस्थ, यानी बाहरी भाग को प्रांतस्थ भाग, और भीतरी को कहते हैं अंतस्थ भाग। इसके भीतर लगभग 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिक शंकु। क्या बोलेंगे, ब्रिक शंकु। और इस शंकु के भीतर पतली कुंडलित संरचना होती है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन, और एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होती है। इतना लिख दीजिएगा तो ब्रिक की संरचना पूरी हो गई। चित्र बना देंगे, आपको 4 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। नंबर आगे चलेंगे, ब्रिक द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिक द्वारा उत्सर्जन की क्रिया। समझिएगा, ब्रिक हमारा जो है ना वो कैसे उत्सर्जन करता है, यानी हम जो भोजन किए जो पचा तो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है ना ब्रिक जी, तब ब्रिक कैसे काम करता है। अरे भाई तो हमको तो पते नहीं है। अरे तुरंत जान जाइएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, राकेश सर जी साथ में है तो फिर चिंता करने की क्या बात है। क्या रे वो अनुराग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ चलिए देखिए कैसे काम करता है। देखिए हमारे ब्रिक के अंदर याद रखेंगे, देखिए ब्रिक है ना, तब ब्रिक के अंदर में क्या रहता है, ब्रिक के अंदर में क्या रहता है, नेफ्रॉन। क्या रहता है, नेफ्रॉन, जिसकी संरचना कैसी होती है हमने पढ़ा था, ये कीप जैसी संरचना होती है जो कुंडलित होती है। कैसी होती है, कुंडलित होती है। क्लियर? और ये किससे, संग्राहक नली से जुड़ी रहती है। क्लियर? समझिएगा, ब्रिक में इस तरह का संरचना होता है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। इन नेफ्रॉन में क्या आता है, ब्रिक का जो रक्त का जो भाग है, यानी रक्त आ जाता है इसमें। अब वुमेन संपुट उनमें जो आवश्यक चीज है, ग्लूकोज प्रोटीन इत्यादि को क्या कर लिया, छान लिया। और जो अवशेष बच गया उसको कहां भेज दिया, कटोरी में नहीं पाइप में भेज दिया। देखिए कहते कटोरी में भेज दिया, जा लीजिए, ये तो कटोरी पर ध्यान देती है, भोज में कटोरी लेके पहुंच जाती है क्या जी। चलिए देखो इसका काम है क्या करेगी। चलिए पढ़ना मत, कटोरी पर ध्यान देना ज्यादा। तो हम लोग क्या भेज रहे थे इसको भाई, इन नली में भेज देती है। और यहाँ 2 क्रियाएं होती है, कौन सी क्रिया, एक होता है सर्वन क्रिया और पुनर्अवशोषण की क्रिया। नहीं, ट्यूबुलर सर्वन और ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। और 2 क्रिया के बाद, मानी कहने का अर्थ है कि देखिए पहली बार सफैया हुई ना, ध्यान दो, छोड़ो उसकी बातों को। तो जो सफैया हुआ पहली क्रिया में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, तो फिर ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में जाएगी, तो जो बच गया उसको भी छान लिया। नहीं,
तनका सा जो बच गया उसको भी कहा अरे तू कहाँ जा रहा है यार, तू भी आ जाओ इधर। तो तीसरा क्रिया ट्यूबुलर सर्वन में उसको भी क्या कर लिया, छान लिया। अब पूरा जब छना गया, एकदम प्रोटीन बसा कार्बोहाइड्रेट सब छान लिया, कुछ नहीं बचा, तब कहा अब तुम चल जाओ मूत्र मार्ग में, हटाओ भागो इसको फिर भेजो। नहीं, तब हम लोग यानी उत्सर्जन का काम कैसे होता है वृक्क में, समझ गया ना। तो लिखेंगे उत्सर्जन की क्रिया वृक्क में जो नेफ्रॉन होती है उसके वुमेन संपुट में जब रक्त पहुंचती है तो जो आवश्यक चीज है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इसको वह सोख लेती है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और उसको अब बाह्य धमनी में भेजता है। जैसे बाह्य धमनी में जाती है तो वहां दूसरी क्रिया होती है ट्यूबुलर सर्वन। क्या होती है, सॉरी पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, यानी पुनर् का मतलब दोबारा। अरे उसमें से जो बच गया होगा, कुछ छनाते समय हो सकता है कि उपला उपला के भाग गया होगा, तो उसको जो छना बच गया उसको भी छान लिया, उसको भी क्या कर लिया उसने, छान लिया। और छानने के बाद फिर उसको भेजा आगे, आगे फिर बैठा है द्वार, ए टिकट दिखाओ, जा रहा था, ओ अच्छा कुछ छूट गया है इसमें छानना ना, तो उसको भी छान लिया और उसको कह दिया ट्यूबुलर सर्वन। अब पूरा जब छना हुआ हो गया तब भेज दिया कहाँ, कटोरी में नहीं भेजा। नहीं देखिए हम लोग नहीं, भात उतना ही छानते अथी होता है, हो पसाते हैं तो नहीं मारी गिर जाता है, तो उसके बाद एक बार तो पसाए डेगची से, एक बार डेगची से पसाए, अब पसा करके गमला में गिराए तो उसमें कुछ चावल गिर गया, तब फिर से ऊपर का मारी को क्या करता है लोग, पसा देता है, उसमें नमक छीट करके घर की औरतें जो हैं चाँप देती है, एक बार बिना स्नान उसनान के लिए चाँप देती है, कहती है, पूछा जाता है कि कितना बार खाए हैं, तो कहाँ अभी तो स्नान किए हैं, आप खाएंगे, तब तक तो उसको 3 राउंड हो जाता है। क्या होता है कि नहीं होता। देखिए घर की औरतें कैसे खाती है समझा देते हैं, घर की औरतें कैसे खाती है। देखिए सुबह उठेगी, खाना बनाएगी, जब चावल बनाएगी तो एक बारी क्या करेगी, पहले उसको जब मारी पसाएगी तो उसमें थोड़ा सा गिर गया है, तो उसमें एक बारी वो खा लिया, थोड़ा सा और चावल रख लेगी उसी मारी में और नमक छीट के एक बार खींच लेगी, एक राउंड हो गया। फिर बच्चे को खिलाएगी, बच्चा इतना छोड़ दिया जूठा, उसमें थोड़ा सा फिर चावल रख के फिर से एक राउंड खींच लेगी, 2 बार हो गया। और घर में उसके कहीं अगर पति है तो उसको खिलाई, तो वो अगर छोड़ दिया तो उसमें थोड़ा सा चावल रख के उसको खींच लिया, 3 बार खा लेगी। और चौथम बारी में जो है, चौथम बारी में क्या करेगी, ध्यान देंगे, चौथा बारी में क्या करेगी, स्नान उसनान करके तब जाएगी खाने के लिए। कोई पड़ोसिया पूछा कि कन्या अभी खाए छो, हाँ अभी ये खाए छी, बड़ा लेट हो गए, देखिए तब तक 3 बार हो गया है, तब तक 3 बार हो गया है, अभी ना कह रही कि हम अभी ये खा रहे हैं, बताइए। तब घर की औरतें सब मोटी हो जाती है खा पी के करके। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई, कहाँ पढ़ रहे थे, ध्यान देंगे, वृक्क में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कितने स्तरों में, 3, ध्यान देंगे, बातें नहीं, वृक्क कितने उत्सर्जन, 3 तरीके से, कौन कौन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर सर्वन, 3 स्तरों में वो पूरा कर देता है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा है पौधों में उत्सर्जन। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधों में उत्सर्जन। देखिए पौधा में उत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, बातें नहीं, पौधों में उत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि वह जितना उत्सर्जन करता है उतने दूसरी क्रिया में वो ले लेता है। पहली क्रिया में जितना उत्सर्जन किया दूसरा में वो ले लिया, दूसरा में जितना उत्सर्जन किया वह पहली क्रिया में ले लिया। तो पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कम होती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ उत्सर्जन होते हैं जो गोंद, रेजिन, लैटेक्स के रूप में रहते हैं, जो उसमें पुराने जाइलम में जमा रहते हैं, ठीक है, उनकी तना से, पत्तियां से इत्यादि से हुआ निकलते रहती है। इसके अलावा पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन है वह अवशेष के रूप में निकलते रहता है। तो पौधों में उत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है कि रंध्र के अलावा और कहां से होती है, तो वात रंध्र से। कोई दिक्कत, तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।